सन 1792 तीन अजीम लश्कर मैसूर की तरफ बढ़ रहे थे। आज हम मैसूर की ताकत को ललकारते हैं और सुल्तनत बरतानिया की बर्तरी साबित करेंगे। एक तरफ चार्ल्स कॉर्नवालिस 50,000 से जायद तरबियत याफ्ता अंग्रेज सिपाही और भारी तोपखाना लेकर आगे बढ़ रहा था। दूसरी जानिब मरहटा सरदार जिनके हजारों शस्वार शुमाल की सिमत से मैसूर की जानिब बढ़ रहे। टीपू सुल्तान को बता दो, दुको की जमीन पर मुरहटों की गूंज आज भी जिंदा है। और तीसरा महाज निजाम हैदराबाद दक्कन, जिसने इक़्तिदार की हवस और चंद जमीनों के लालच में अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। ये इत्तेहाद आपकी सरहदों को महफूज रखेगा और मैसूर की ताकत को महदूद भी। ये सिर्फ एक जंग होने वाली नहीं थी, बल्कि एक अजीम साजिश थी। ये तीन बड़ी ताकतें, लाखों का लश्कर, और उन सब के निशाने पर था सिर्फ एक शख्स, टीपू सुल्तान। सुल्तान, तीन फौजें मैसूर की तरफ बढ़ रही हैं, तो सुन लो, शेर मैसूर शिकार नहीं बनता। शेर मैसूर ने इनका मुकाबला कैसे किया? तारीख ने इस जंग में एक अजीब मंजर देखा। फरवरी 1792 तक ये तीनों फौजें मैसूर के दिल श्रृंगापट्टनम तक पहुंच चुकी थीं। शहर के बाहर हजारों खैमे लग चुके थे, तोपें नस्ब हो चुकी थीं और अब मकसद साफ था, श्रृंगापट्टनम को चुकाना। सिपाहियों, आज हम श्रृंगापट्टनम के दिल के सामने हैं। टीपू सुल्तान को हमेशा के लिए सर झुकाना होगा। 5 फरवरी 1792 को कॉर्नवालिस की फौज ने श्रृंगापट्टनम के गिर्द बाकायदा मुहासरा कायम कर दिया। बरतानवी तोपखाने मुसलसल शहर पर गोलाबारी कर रहे थे। मराठा घुड़सवार अतराफ से गश्त कर रहे थे और निजाम हैदराबाद की फौज मशरकी महाज संभाले हुए थी, जबकि किले के अंदर टीपू सुल्तान खुद दिफा की निगरानी कर रहा था। वो अक्सर किले की फसील पर खड़ा होकर दुश्मन के कैंपों को देखता। याद रखो, ये जंग सिर्फ जमीन के नहीं, ये हमारी आजादी की जंग है। लेकिन हकीकत सख्त थी। मुहासरा दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था। खुराक कम हो रही थी, बारूद कम हो रहा था और दुश्मन आहिस्ता आहिस्ता शहर के दरवाजों तक पहुंच रहा था। आखिरकार फरवरी के आखिरी हफ्ते में कॉर्नवालिस ने सुलह की पेशकश पेश। ये पेशकश दरअसल एक धमकी थी। अगर सुलह न होती तो शहर मुकम्मल तबाही का सामना करेगा। बिलाखिर मार्च 1792 को श्रृंगापट्टनम में वो मुआहिदा तय पा गया जिसे तारीख में ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम कहा जाता है। ये मुआहिदा मैसूर के लिए इंतहाई सख्त था। टीपू सुल्तान को मजबूर किया गया कि वो मैसूर की तकरीबन आधी सल्तनत इत्तेहादी फौजों के हवाले कर दे। लेकिन सिर्फ ज़मीन ही नहीं, एक भारी माली जुर्माना भी आयद किया गया। टीपू सुल्तान को 3 करोड़ 30 लाख रुपए जंगी हर्जाने के तौर पर अदा करने का हुक्म दिया गया। मैसूर को 3 करोड़ 23 लाख रुपए बतौर जुर्माना अदा करने होंगे। ये रकम इस जमाने में इंतहाई बड़ी रकम समझी जाती थी, लेकिन इस मुआहदे की सबसे दर्दनाक शर्त अभी बाकी थी। जब तक पूरी रकम अदा न हो, टीपू सुल्तान को अपने दोनों बेटों को बतौर जमानत बरतानवियों के हवाले करना था। और फिर इसी दिन टीपू सुल्तान के 2 कमसिन शहजादे अब्दुल खालिक और मोइजुद्दीन बरतानवी कैंप में ले जाए गए। ये मंजर देखने के लिए दोनों फौजों के सिपाही जमा थे। एक तरफ फातेह बरतानवी फौज तो दूसरी तरफ खामोश खड़ा मैसूर का सुल्तान। एक बाप के लिए ये इंतहाई नाकाबिले बयान लम्हा था। लेकिन टीपू सुल्तान ने अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा तो खो दिया, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा था। उसने जान लिया था कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। मैसूर झका नहीं, ये सिर्फ एक वक्फा है और आने वाले बरसों में वो दोबारा ताकत जमा करेगा। बरतानवी भी जानते थे कि तक शेर मैसूर जिंदा है, बरसगीर में इनकी फतह मुकम्मल नहीं हो सकती। टीपू सुल्तान अब भी खतरनाक है। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई।
हर जाने की कुछ रकम तो उसी वक्त अदा कर दी गई, जबकि बाकी रकम 1792 से 1794 के दरमियान अदा की गई। कहा जाता है कि मैसूर के ताजरों और अमीरों और आम लोगों ने अपनी खुशी से दौलत पेश की ताकि टीपू सुल्तान के बेटे जल्द वापस आ सकें। मेरे बेटे वापस आएंगे। और फिर 1794 में वापस आ गए। टीपू सुल्तान के बेटे वापस आ गए। टीपू सुल्तान के बेटे तो वापस आ चुके थे, लेकिन मैसूर की आधी सल्तनत अभी तक दुश्मन के कब्जे में थी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम के किले के अंदर फौरी तौर पर तैयारी शुरू कर दी। फौज की असरे नौ तंजीम की गई, किले को मजबूत किया गया और सबसे ज्यादा तवज्जो मैसूर की मशहूर जंगी इजाद यानी रॉकेट्स पर Secure थी। the straps tightly. We need these ready by sundown. ये वही रॉकेट थे जिन्होंने पहले भी बरतानवी फौज को हैरान किया था। चंद ही बरसों में मैसूर की फौज दोबारा मुनज़्ज़म होने लगी। नए सिपाही भर्ती किए गए, तोपखाना बेहतर किया गया और फिर रॉकेट ब्रिगेड की तादाद भी बढ़ा दी गई। टीपू सुल्तान एक बार फिर अपनी फौज को आने वाले तूफान के लिए तैयार कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ कलकत्ता और मद्रास में बैठे बरतानवी हुकाम भी खामोश नहीं थे। उनके लिए एक बात वाज़ेह थी कि जब तक शेर मैसूर जिंदा है, बरसगीर में बरतानवी इक़्तिदार कभी महफूज नहीं हो सकता। अंग्रेजों ने बंगाल धोखे से छीना है, लेकिन मैसूर उसका जवाब तलवार से देगा। 1798 में हिंदुस्तान में एक नया गवर्नर जनरल आया। उसका नाम था रिचर्ड वेज़ले। वेज़ली एक जारे मिजाज किस्म का हुक्मरान था। उसका मानना था कि बरसगीर में बरतानवी ताकत को मजबूत करने के लिए एक आखिरी रुकावट को हटाना जरूरी है, इस शेर को काबू में करना हमारी जरूरत है। और वो रुकावट थी टीपू सुल्तान। मैसूर झका नहीं, ये सिर्फ एक वक्फा है। इसी दौरान यूरोप में एक और ताकत उभर रही थी। ये नया अहद शुरू होने वाला है। एक नौजवान जनरल जो चंद ही सालों में पूरी दुनिया को हैरान करने वाला था, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। जब बरतानवी को खबर मिली कि टीपू सुल्तान फ्रांस के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है, तो लंदन और कलकत्ता दोनों में खतरे की घंटी बज गई। अब बरतानवियों को खौफ था कि अगर फ्रांसीसी और मैसूर एक साथ हो गए तो हिंदुस्तान में बरतानवी इक़्तिदार हिल सकता है। फ्रांस और मैसूर मिलकर बर्तानिया को ललकारेंगे। और यही खौफ एक नई जंग की बुनियाद बनने वाला था। हमें फ्रांस को रोकना होगा। 1798 में जब नेपोलियन ने मिस्र पर हमला किया, तो बरतानवी हुकाम को एक खतरनाक ख्याल आया। अगर फ्रांस मिस्र से आगे बढ़कर हिंदुस्तान की तरफ आ गया और उसने फिर टीपू सुल्तान से इत्तेहाद कर लिया, तो फिर क्या होगा। इसी दौरान बरतानवी जासूसों ने एक और खबर दी, और फ्रांसीसी नौआबादी मॉरिशस पहुंचे हुए हैं। वहां फ्रांसीसी इनकलाबियों ने टीपू सुल्तान के नाम पर एक अलामती तकरीब भी मुनक्कद की और उसे कहा गया सिटीजन टीपू। ये वो खबर कलकत्ता में बैठे बरतानवी हुकाम के लिए खतरे की घंटी बज गई। ये सिर्फ बगावत नहीं, हाँ? ये आलमी खतरा है। गवर्नर जनरल वेल्सली ने फौरन फैसला किया कि अब इंतजार नहीं किया जाएगा, टीपू सुल्तान को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अब इंतजार नहीं होगा, फैसला हो चुका है। इस मकसद के लिए एक नई फौजी इत्तेहाद की बुनियाद रखी गई। बरतानवी फौज, मराठा ताकत और निज़ाम हैदराबाद। ये वही इत्तेहाद था जिसने पहले भी मैसूर को घेर लिया था, लेकिन इस बार मकसद मुख्तलिफ था। इस बार मकसद सिर्फ शिकस्त नहीं था, इस बार मकसद था मैसूर का खात्मा। और साल 1799 बरसगीर की तारीख का एक फैसला कुन साल था। चारों तरफ से फौजें दोबारा हरकत में आ चुकी थी। मद्रास से बरतानवी फौज आगे बढ़ रही थी, हैदराबाद से निज़ाम हैदराबाद की फौज, और जल्द ही ये तमाम फौजें फिर एक बार श्रीरंगपट्टनम की दीवारों के सामने खड़ी होने वाली थी। लेकिन इस पर टीपू सुल्तान भी तैयार। इन तजीरों को लगता है कि हिंदुस्तान खरीदने के लिए है। इस फौज की कमान बरतानवी जनरल
आगे बढ़ो, जॉर्ज हैरिस के हाथ में थी। सरंगापट्टनम हमारा इंतजार कर रहा है। इसके साथ तकरीबन 24,000 बरतानवी और कंपनी के सिपाही थे। लेकिन ये सिर्फ एक फौज नहीं थी, इसके साथ निजाम भी हमारे साथ है। निजाम हैदराबाद की तरफ से भी तकरीबन 16,000 फौजी इत्तेहाद में शामिल हो चुके थे। निजाम की फौज की क़यादत कर रहा था एक नौजवान बरतानवी अफसर आर्थर वेल्सले। फरवरी 1799 में ये मुत्तहिदा फौजें आहिस्ता आहिस्ता मैसूर की सरहद में दाखिल होने लगी। रास्ते में कई छोटे किले और चौकियां बरतानवी फौज के कब्जे में आ गई। टीपू सुल्तान की फौज कई जगह मज़ाहमत करती रही, लेकिन बरतानवी फौज आगे बढ़ती रही। मार्च 1799 में बरतानवी फौज श्रृंगापट्टनम के करीब पहुंच चुकी थी। ये वही शहर था जो बरसों से मैसूर की ताकत का मरकज़ था, और यही शहर अब एक बार फिर जंग का मैदान बनने वाला था। श्रृंगापट्टनम के किले के अंदर टीपू सुल्तान खुद दिफा के लिए तैयार था। फसीलों पर तोपें नस्ब की जा रही थी और सिपाहियों को मोर्चों पर तैनात किया जा रहा था, और मैसूर के मशहूर रॉकेट वो भी अपनी जगह मुतय्यन किए जा चुके थे। मार्च के आखिरी दिनों में बरतानवी फौज ने श्रृंगापट्टनम के गिर्द बाकायदा मुहासरा कायम कर लिया। किले के बाहर हजारों खैमे लग चुके थे, तोपें नस्ब हो चुकी थी, और अब जंग का फैसला सिर्फ वो वक्त का सवाल रह गया था। दुश्मन हमें घेर चुका है, मगर फैसला अभी बाकी है। लेकिन किले के अंदर एक सुल्तान अब भी साबित कदम खड़ा था। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि अगर हमें मरना भी पड़े तो इज्जत के साथ मरेंगे। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में किले की फसीलों पर गोलाबारी भी शुरू हो चुकी। गोलाबारी दिन रात जारी थी। हर धमाके के साथ किले की मजबूत दीवारें आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती जा रही थी, जबकि किले के अंदर टीपू सुल्तान खुद दिफाई तौर पर तैयार था और तमाम तर दिफा की खुद निगरानी कर रहा था। हर सिपाही तैयार है, दुश्मन को यही रोको। वो अक्सर किले की फसील पर जाकर दुश्मन के कैंपों को देखता और अपने सिपाहियों को हौसला देता। उसके दरबार में उसके चंद काबिल एतमाद अफसर भी मौजूद थे। इनमें एक अहम नाम कृष्णा राव पूर्णिया था, जो रियासत के माली और इंतजामी अमूर संभाले हुए था। मुहासरे के दौरान रसद और फौज की तनख्वाहों का इंतजाम भी उसी के हाथ में था। लेकिन दरबार के अंदर हर शख्स यकसा वफादार नहीं था। कुछ राज ऐसे हैं जो सिर्फ वक्त बताएगा। टीपू सुल्तान के एक वजीर मीर सादक का किरदार भी तारीख में इंतहाई मुतनाज़ है। वक्त आ गया है। रवायत के मुताबिक उसके बरतानवी अफसरों से खुफिया रवाबित थे। कई मुरखीन का ख्याल है कि श्रृंगापट्टनम की शिकस्त में उसकी गफलत या साजिश ने अहम किरदार अदा किया। अगरचे इस पर मुकम्मल इत्तफाक नहीं है, लेकिन मकामी रवायात में इसे गद्दारी की अलामत समझा जाता है। चंद हफ्तों की मुसलसल गोलाबारी के बाद बरतानवी तोपखाने ने किले की शिमाल मगरबी दीवार में एक बड़ा शगाफ डाल दिया। अब बरतानवी फौज फैसला कुन हमले के लिए तैयार थी, लेकिन उन्हें टीपू की फौज की तरफ से मज़ाहमत का सामना रहा। 3 मई 1799 की रात किले के अंदर खामोशी छाई हुई थी। टीपू सुल्तान जानता था कि अगला दिन फैसला कुन हो सकता है। रवायात के मुताबिक इसी रात उसने अपने करीब चंद साथियों के साथ खाना खाया और कुछ देर दिफाई मंसूबों पर बातचीत भी हुई। किसी ने उसे मशवरा दिया कि वो किले से निकल जाए, लेकिन उसने इनकार कर दिया और दिन आ गया 4 मई 1799। दोपहर के वक्त टीपू सुल्तान को अचानक दोपहर के खाने के लिए एक मखसूस जगह बुलाया गया। उसने अभी खाने शुरू ही किया और पहला नवाला ही पकड़ा था कि उसे खबर मिली। क्या क्या दुश्मन यहां तक आ पहुंचा? कि जनरल हैरिस के हुक्म पर 5,000 बरतानवी फौजी किले के शिगाफ वाले हिस्से से किले के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इसी दौरान एक और अहम वाक़या भी हुआ दरअसल ये कि मीर सादक ने तनख्वाह देने के बहाने कई मुहाफ़िज़ीन को एक जगह पर जमा किया। सिपाहियों, तनख्वाह की तकसीम के लिए फौरन जमा हो जाओ। और यूं और शिगाफ वाले हिस्से का दिफा कमजोर हो गया, जिसका फायदा उठाते हुए बरतानवी फौज ने पेशकदमी की और वो किले के अंदर दाखिल हो गए। अब वक्त आ गया है,
मैदान मेरा इंतजार कर रहा है। टीपू सुल्तान ने खबर मिलते ही खाना छोड़ा और फौरन मैदान में आ गया। दुश्मन को किले के अंदर कदम जमाने ना दो। अब लड़ाई दीवारों पर नहीं बल्कि शहर की गलियों में हो रही थी। टीपू सुल्तान अपने मुहाफिजों के साथ मैदान में था और वो पीछे हटने को तैयार नहीं। ये कला आखिरी सांस तक हमारा रहेगा। किले के एक दरवाजे के करीब शदीद लड़ाई, जिसे आज वाटर गेट के नाम से जाना जाता है, वहीं पर टीपू सुल्तान आखिरी दम तक लड़ते रहे। लड़ाई के दौरान एक गोली टीपू सुल्तान को लगी, लेकिन उसने मैदान नहीं छोड़ा। इसी दौरान एक सिपाही ने उन्हें जाने बगैर उनकी कीमती बेल्ट उतारने की कोशिश की, मगर टीपू सुल्तान ने अपनी तलवार से उसे वहीं ढेर कर दिया। जिसे देखते ही एक और बरतानवी फौजी ने फौरन उन पर फायर खोल दिया और दूसरी गोली टीपू सुल्तान की कनपट्टी पर लगी और टीपू सुल्तान वहीं गिर गए और मैसूर का ये सुल्तान आखिरी नींद सो गया। लड़ाई जारी रही। शाम तक किसी को नहीं मालूम था कि टीपू सुल्तान कहाँ है। अंग्रेज समझ रहे थे कि शायद टीपू सुल्तान भाग चुका है, लेकिन रात के अंधेरे में जब लाशों को देखा गया तो लाशों के अंदर दबी टीपू सुल्तान की लाश मिल चुकी थी। टीपू सुल्तान के हाथ में उस वक्त भी तलवार मौजूद थी, जिसे देखते ही अंग्रेजों ने फौरी तौर पर नारा लगाया कि अब हिंदुस्तान उनका हो चुका है और वो हिंदुस्तान के हुक्मरान बन चुके हैं। अब सब कुछ बदल चुका है। लेकिन टीपू सुल्तान के बाद अंग्रेजों का ये मार्का आखिरी नहीं था। उसकी तफसील हम अगली किस्त में बताएंगे। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।